स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पूरी करने के लिए मैं आज फिर से आपके लिए शानदार जानदार धमाकेदार क्लास लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में क्या एजेंडा है मेरा, आज आपके जेक के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 11 के सेट 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा। क्लास कैसी लगे, क्लास करने के बाद कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारा एनर्जी मिलता है और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबसे शेयर हो जाना चाहिए। सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, हर जगह इस क्लास को वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको तो जब हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप तो मेरे लिए उतना कुछ कर ही सकते हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं देवकुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। तो आइए बिना देरी किए पेन पेपर हाथ में लिए आप जल्दी से रेडी हो जाइए और क्लास का आनंद लीजिए। एकदम आनंदित क्लास होने वाला, जैसे कि आपने देखा कि जेक मॉडल पेपर सेट 2 क्लास 11 जो टर्म 2 के एग्जाम होंगे, टर्म 1 के एग्जाम हो चुके हैं, टर्म 2 वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन का था कि इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल आपको बताना है जब n का वैल्यू 9 हो और r का वैल्यू 5 हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, n का वैल्यू 9 पुटिंग कर देंगे। देखिए n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल है, ये है। ठीक है, n का वैल्यू 9 पुट कर देंगे तो 9 फैक्टोरियल बाई उसके बाद हो जाएगा 9 n का वैल्यू देखिए 9 और यहाँ भी n का वैल्यू 9 पुट कर देंगे, यहाँ भी n का वैल्यू 9 पुट कर दिए और r का जो वैल्यू है यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। ये करने के बाद क्या होता है कि 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। फिर 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। देखिए, क्योंकि हम आगे 1 तक इसलिए नहीं किया क्योंकि नीचे में 4 फैक्टोरियल आपको दिख रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल इस तरह से कैंसिल हो जाता है। आपकी स्टूडेंट बचते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा 30, यानी कि 72 इंटू 210 आएगा। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो जल्दी से नोट्स कर लीजिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को फुल एंजॉय के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन शेयर करना नहीं भूलिएगा, इतना कम से कम कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को भी उड़ा देते हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स 3 एंड 27। 2 नंबर आपके दिए गए, इसके अरिथमेटिक मीन दैट इज एम और जीएम आपको पूछा गया। देखिए, अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अरिथमेटिक मीन लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2, ये होता है अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। सोच के देखिए कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल ही नहीं छूटना चाहिए आपको, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 27/2। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 और 30/2 हो जाएगा यानी कि 15। तो अरिथमेटिक मीन दैट इज एम का जो वैल्यू आ गया ये आ गया 15। ठीक है, ए को आंसर आ चुका है, लेकिन आपको यहीं तक नहीं छोड़ना, आपको जियोमेट्रिक मीन भी पूछा गया। लेकिन सिंस क्या जानते हैं, जियोमेट्रिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है रूट ए बी होता है। रूट ए बी यानी कि 3 इंटू 27 हो जाएगा और 3 इंटू 27 का वैल्यू कितना होगा 81 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, यानी कि जियोमेट्रिक मीन का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 9। हैंस आप लिख सकते हैं, यदि एक ही बार में लिखना चाहते हैं कि अरिथमेटिक मीन इक्वल टू आ गया आपका 15 और जियोमेट्रिक मीन का वैल्यू आ गया 9, ये दोनों को भी एक साथ आंसर में लिख सकते हैं। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, कमेंट जरूर कर दीजिएगा हमारे क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और 4 के ऊपर भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा देखिएगा, बोर्ड पे नजर डाल के देखिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन के स्लोप बताना है। ठीक है, मैकिंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री, यानी कि इंक्लिनेशन दिया हुआ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि आपको हम आसान भाषा में यदि कहेंगे कि थीटा दिया हुआ है
आपको m का वैल्यू पता लगाना है। थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिए हुए हैं, और आपको स्लोप पता लगाना है। जी हाँ स्टूडेंट, आपको स्लोप पता लगाना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला दैट इज m इक्वल टू होता है tan थीटा, यानी कि tan हो जाएगा 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3। यही हो जाएगा आंसर। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी आपको लाइन के इक्वेशन पता लगाने हैं। मैक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन x एंड y एक्सिस, यानी कि एक लाइन है जो x एक्सिस पे -3 इंटरसेप्ट बना रहा है और y एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट बना रहा है। अगर इसका रफली फिगर देखेंगे तो ये अगर x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। देखिए x इंटरसेप्ट है -3, मान लीजिए यहाँ पे -3 है, y इंटरसेप्ट 2 यहाँ पे होगा, तो वो लाइन इस तरह से है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए आपके दिए हुए हैं, दिया हुआ क्या है, x इंटरसेप्ट यानी कि a का वैल्यू दिया हुआ -3 और y इंटरसेप्ट यानी कि b का वैल्यू दिया हुआ 2। नाउ स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। Now the equation of line is x by a plus y by b equal to 1। जी हाँ, यही है वो फॉर्मूला जिसको हमको रखना है। x by -3 प्लस y by 2 इक्वल टू हो जाएगा 1। आगे जाके जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, जब इसको एलसीएम लेते हैं तो ये -6 एलसीएम आएगा। फिर यहाँ से हम कर सकते हैं 2x, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, -3y इक्वल टू हो जाएगा 1। तो फिर 2x - 3y इक्वल टू हो जाएगा -6, यानी कि 2x - 3y + 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। यही है वो आंसर, यही है वो लाइन का इक्वेशन। जल्दी से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का एक इक्वेशन फाइंड करना है विथ वर्टेक्स 0,0, यानी कि ये एक मान लीजिए x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। उसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 यानी कि यहाँ पे होगा, और उसका जो फोकस है वो 3,0 पर है। मान लीजिए उसका फोकस यहाँ पे 3,0 होगा, यानी कि वो पैराबोला इस तरह से होगा, यानी कि वो पैराबोला कैसा होगा, राइट हैंडेड पैराबोला होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फोकस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 3,0, यानी कि जो a का वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। और हम लिख सकते हैं इट इज ए राइट, या तो हम राइट, क्योंकि देखिए f3,0 जो है x एक्सिस पे ओरिजिन की राइट साइड लाई है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज ए राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होता है, y² इक्वल टू 4ax। जी हाँ, y² इक्वल टू 4, a का वैल्यू है 3 × x, यानी कि y² इक्वल टू होता है 12x। ये फॉर्मूला होता है राइट हैंडेड पैराबोला का। क्या होता है, फॉर्मूला होता है y² इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला का फॉर्मूला होता है। a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए तो हमारा 12x जो आंसर आया, यही वो पैराबोला का इक्वेशन है, यही वो आंसर है। जी हाँ, जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि बोर्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं, क्या कहता है, ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। मान लेते हैं कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, देखिए कैसे रहता है, ये होता है एक्स एक्सिस, मान लीजिए कोई भी, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है, ठीक है। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यानी कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो मान लीजिए एक्स होगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो वही तो कहता है व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो आप लिख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 और जेड जो कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट इक्वल टू भी 0 होगा।
यही चीज है, यदि आपको एग्जाम में वाई एक्सिस पूछता हो तो वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, जेड एक्सिस पूछता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 0। देखिए किसी भी एक्सिस में जब भी कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा ना तो उसी कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है, बाकी के कोऑर्डिनेट सारे 0 होंगे। जैसे कि जेड में अगर देखा जाए तो एक्स और वाई वैल्यू 0 होगा, वाई में अगर देखा जाए तो एक्स जेड 0 होगा, सेम उसी प्रकार एक्स में देखा जाए तो वाई जेड 0 होगा। तो आपको अगर एक्स एक्सिस के अलावा कोई दूसरा भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, राइट द सैंपल इसेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। सैंपल इसेस बताना है जब एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, ठीक है, यानी कि हो सकता है डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम में 1 आ जाए, सेकंड टाइम भी 1 आ जाए, हो सकता है फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकंड टाइम में 2 आए। ये तो आपको पता ही होगा ये कैसे होता है, 1 4 1 5, ये हो जाएगा 1 6, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 1, फिर आ जाएगा 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर आ सकता है 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर आ जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। जी हाँ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपके यहाँ तक सेक्शन ए पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत आपको बधाई सेक्शन ए कंप्लीट करने के लिए। जल्दी से स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, लेकिन इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जो चैप्टर 7 के अंदर आता है, सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट, यानी कि आपको 8 लेटर का अरेंजमेंट करना है, 8 लेटर दिया गया है उसके अरेंजमेंट करना है। आगे कहता है कि कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, यानी कि ये वाला जो डॉटर वर्ड है ना, इसमें 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लेटर का यूज करके आपको वर्ड बनाना है कि आप 8 लेटर का यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशंस क्या है, सो दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। ये कहता है कि जितने भी वॉवेल्स हैं वे सारे टुगेदर यानी कि एक साथ होने चाहिए। सिंपल भाषा में यदि हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे तो डॉटर एक वर्ड दिया हुआ है, इसके 8 लेटर का यूज करके आपको और भी कितने सारे वर्ड हम बना सकते हैं यही सब लेटर का यूज करके। लेकिन कंडीशन ये है कि जो बाकी के वर्ड सब होंगे ना उसके सारे वॉवेल एक साथ होंगे। तो अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ, अगर वॉवेल कहेंगे वॉवेल लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। नंबर ऑफ वॉवेल, वॉवेल कितना है, वॉवेल जो है एक ए है, एक ए है, ए यू और ई, 1 ये तो होगा नहीं, एक ये और ये, यानी कि ए हो 3 है। देखो एक है ए, एक है यू और एक है ये 3 वॉवेल्स है, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिए, यानी कि 8 प्लेस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से वर्ड में कितने प्लेस होंगे, 8 प्लेस होंगे। समझाने के लिए इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो भी वॉवेल सब होंगे ना, यानी कि ए यू ई, इसका एक पैकेट ही बना दीजिए। ये सब एक साथ होना चाहिए, ये सब एक ही साथ रहेगा, ये सब क्या रहेगा, एक ही साथ रहेगा। जहां भी जाएगा, हो सकता है यहाँ पे ए यू ई आए, हो सकता है यहाँ पे ए यू ई आए, हो सकता है ए यू ई यहाँ पे आए, यानी कि जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे 3 लेटर्स आया यूँ ऐसे, हो सकता है यहाँ पे 3 आ जाए,
हो सकता है तीनों यहाँ पे एक साथ हो सकता है, यानी कि जहाँ भी होगा ना वो एक ही साथ होगा, कहीं भी एक दूसरे को छोड़ेगा ना ये तीनों वॉल्स। जब मान लीजिए जो तीनों वॉल्स हो सकता है यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे एक, यानी कि कभी नहीं साथ छोड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा अलग अलग वर्ड बनेगा ना ये तो साथ ही रहेगा। यानी कि अलग वर्ड किसके वजह से बना सकता है, ये सारे की वजह से। यानी कि आपको समझना होगा कि इसको एक वन बॉक्स समझिए, या तो इसको एक लेटर की तरह ट्रीट कीजिए। ये वन प्लेस होगा क्योंकि ये तो हर जगह एक ही साथ जा रहा है ना, ये तो बिछड़ ही नहीं रहा। तो अलग अलग अरेंजमेंट किसके द्वारा बनेंगे, इन सबके द्वारा बनेंगे 1 2 3 4 5, और ये पूरे मिला के एगो 6 होगा। देखिए ये पूरे को एक लेटर समझेंगे, और 2 3 4 5 6 यानी कि 6 प्लेस पे अदला बदली करने पर अलग अलग वर्ड बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना होगा 6 फैक्टोरियल। यानी कि आपके पास दिख रहा है 8, लेकिन आप जो अलग अलग तरह से कर रहे हैं ना ये 6 तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर ये भी तो सोचिए, ये ए यू ई, क्या ये ए यू ई ही होगा, ये भी तो अपनी जगह प्लेस कर सकता है। हो सकता है यू पहले आए ए बाद में आए, हो सकता है ई कभी बीच में आए। यानी कि ये जो 3 लेटर्स है ना ये भी अपनी जगह पे अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लीजिए तीनों, ये जो बॉक्स है ये मान लीजिए यही रहा, लेकिन अगर इस लेटर को आगे पीछे कर देंगे तो भी एक न्यू वर्ड बन जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि ये साथ ही रहने से चलेगा, ये अपने में भी अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। तो अपने में भी यदि अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, यानी कि ये तीनों भी अपना अपना जगह चेंज कर सकता है। यानी कि 3 है और 3 प्लेस है, इसीलिए हम 3 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, मज़ा आ रहा पढ़ने में। चलिए उसके बाद हम लोग जल्दी से इसको सॉल्यूशन करते हैं। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फिर × 3 × 2 × 1। तो नेक्स्ट आएगा 6 × 5 × 4 हो जाएगा। 6 × 5 दो को कर ले तो 30 इंटू क्या होगा, देखिए 24 × 6। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 6 180 × 24, तो 180 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 से 0, 4320 इसका आंसर आएगा। 4320 ये आएगा आपका 4320 ये आएगा आंसर, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन आप ये बताइए। समझाने में कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत, कमेंट करने आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और यदि अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो ये सर लाइक वही करना सही, मतलब क्या कहेंगे, अच्छा नहीं है। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आ रहा है, आपको ज़रूरत जो है वो पूरा किया जा रहा है, तो सेशन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, यदि हमारे चैनल में आज अगर नए हैं तो हम आपके लिए क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई से, जो कि स्टॉप था आपके क्लास 11 के एग्जाम के लिए। आपके सारे एनसीईआरटी के पूरे ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सारे थ्योरी का कॉन्सेप्चुअल पढ़ा दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना, शेयर वेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एपी का है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है क्या है कि फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। आपको इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर्स के सम दिए हुए हैं आपके 24, किसके, एपी के कोई भी 3 नंबर्स यानी कि 3 टर्म्स के जो सम है वो आपको 24 दिए हुए हैं। और कहता है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, यानी कि आपको 3 नंबर बताने हैं। फाइंड द नंबर्स, यानी कि क्या बताया गया है कि आपको ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं किसमें, एपी में, जिसमें यदि उसके नंबर्स को ऐड करते हैं तो 24 आता है और प्रोडक्ट करते हैं तो 440 आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। मान लेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर मान लेंगे कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर्स है, एक है a - d और एक है a और एक होगा a + d।
आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिए? आप अगर लेना चाहेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी तो लिख सकते थे, आप ऐसा क्यों लिए? ये कुछ स्पेशल कंडीशन होता है स्टूडेंट। आप लोग जब क्वेश्चन एपी का बना रहे होंगे उस समय आप देखे होंगे कि जब एपी के 3 प्रोडक्ट का सम दिया हो रहेगा, सॉरी 3 टर्म्स का सम दिया हो रहेगा और उसके प्रोडक्ट दिया हो रहेगा, तो आपको इसी प्रकार का 3 टर्म्स लेने होंगे। अंदाजे अगर इस तरह का लीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना होगा, जब भी प्रोडक्ट दिया हो रहेगा और सम दिया हो रहेगा 3 टर्म्स का, तो वो जो टर्म सब लेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे। देखिएगा ये भी एपी में ही है। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो डी आएगा, इसमें अगर इसको माइनस करेंगे तो डी आएगा। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ 3 नंबर, यानी कि तीनों का सम 24 है, यानी कि ए माइनस डी, फिर ये हो जाएगा प्लस ए प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 24। यानी कि हम लिख सकते हैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 24। प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 24, और a का वैल्यू आ जाएगा 24/3, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 8। लेकिन कहता है यही नहीं, आगे और भी बोला गया है कि देयर प्रोडक्ट इज 440, यानी कि a माइनस डी और a इंटू ए प्लस डी, ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ 440 दिया हुआ, यानी कि a का वैल्यू हम रख सकते हैं 8 माइनस डी इंटू 8 इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 440। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए a माइनस बी, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 440/8। ये वाला 8 440 के नीचे चल गया, इन दोनों को साथ में लिखे। आप देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी, ये ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो -64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 55। तो 64 माइनस 55 इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 14 में 5 तो 9, और इधर बचेगा, हाँ 9 बचेगा, यानी कि डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू अगर हमारा 9 बचा तो डी का वैल्यू आ जाएगा +-√9, यानी कि डी का वैल्यू आ जाएगा +-3। ठीक है, यानी कि डी का दो को वैल्यू आया, यानी कि दो को टर्म्स भी आएगा। लेकिन यहाँ तक आप जल्दी से लिख लीजिएगा, उसके बाद हमको मिटाना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ तक अगर हम लोग मिटाते हैं तो d का वैल्यू दो का आया, तो when a का वैल्यू आया था कितना भाई? a का वैल्यू 20, a का वैल्यू आया था, ये 24 था ना, a का वैल्यू 8 आया था, when a इक्वल टू 8 and d equal to 3, तो then the numbers are, then वो नंबर सब क्या क्या होगा? देखिए जब a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 3 लेंगे, क्योंकि d का दो को वैल्यू आया है, तो 8 माइनस 3, 8, देखिए a के प्लेस पे a वैल्यू रखें और d के प्लेस पे 3 रख रहे हैं ना, और यहाँ पे a यानी कि 8, फिर यहाँ पे a का वैल्यू 8 रखेंगे, 8 + 3, यानी कि 5, 8, 11। ठीक है, when a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -3, then the numbers are क्या क्या होगा? पहला तो 8 -3, फिर होगा 8, फिर क्या होगा 8 + -3। ठीक है, क्योंकि देखिए a का वैल्यू 8 रख दिए, d का वैल्यू -3, 8, और यहाँ पे a का वैल्यू 8 है प्लस
डी का वैल्यू -3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 + 3, 8, 8 -3, यानी कि ये हो जाएगा 11, 8, 5। तो ये हो जाएगा, दोनों ही आंसर हमारा कंप्लीट है। ये भी एक आंसर ही आएगा, इसको भी एक आंसर कहेंगे और ये भी एक आंसर कहेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से और एक चीज़ लिख सकते हैं कि hence the required numbers are 5, 8, 11, 5, 8, 11 और 11, 8, 5। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5। 3, -5 का डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द लाइन, ये यानी कि ये वाले लाइन और ये वाले पॉइंट के बीच की आपको दूरी बताने हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का? ax1 + by1 + c बाई √a² + b², यही तो होता है। सारा वैल्यू को निकाल के डिस्टेंस वाला फॉर्मूला में रख देना है, खत्म। तो क्या दिया हुआ है आपके? दिया हुआ है पॉइंट, दिया हुआ है पॉइंट क्या है? 3, -5 है, यानी कि x1 का वैल्यू हम कह सकते हैं 3 है और y1 का वैल्यू कह सकते हैं -5 है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो है 3x - 4y - 26 = 0। अगर इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ x + by + c = 0, तो a का वैल्यू जो आएगा 3। देखिए a के प्लेस पे 3 है और देखिए ये b के प्लेस पे क्या -4, तो b की जगह पे -4 रख देना और c के प्लेस पर क्या -26 है। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -26 आ गया। नाउ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, इतना सारा एक्सप्लेन कीजिएगा तो एक भी मार्क्स नहीं घटेगा। नाउ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज d = मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + c बाई √a² + b², ये वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे सारे का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, या तो यहीं पर रख देते हैं। देखिए a का वैल्यू कितना 3 इंटू x1 का वैल्यू है इंटू 3 प्लस b का वैल्यू है b का वैल्यू है -4 और y1 का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू है -26 बाई √a² + b², यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 = 9 + 20 -26 बाई 9 + 16, तो ये हो जाएगा 20 + 9 29 -26 बाई √25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 मोड, यानी कि 3/5, ये आ जाएगा आंसर। ये आ गया डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक, यहाँ तक बना लीजिएगा तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में टू लाइंस के इक्वेशन दिए हुए हैं, इनके एंगल निकालना है। आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला जो होता है पता है कि tan थीटा = क्या होता है? m2 - m1/1 + m1 m2, ये पता होना चाहिए। और लाइन का, कभी भी दो लाइन के बीच का जो एंगल फाइंड करने का होता है ना, उसमें इसको स्लॉप की जरूरत होती है। तो देखिए स्लॉप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान देना, ठीक है, और कंपेयरिंग करके स्लॉप निकालेंगे। तो फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 √3x + y = हो जाएगा 1, तो y = हो जाएगा -√3x + 1। कंपेयरिंग विथ, on comparing with
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो m का वैल्यू आ गया m1, इसको m1 लेते हैं m1, क्योंकि दो अलग अलग लाइन है तो m1 का वैल्यू आ गया -√3 और c1 का वैल्यू आ गया 1। नेक्स्ट फिर फ्रॉम टू x प्लस √3 y इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा √3 y इक्वल टू -x प्लस 1, फिर y इक्वल टू हो जाएगा -1/√3। देखिए ये √3 ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 1 सबके नीचे जा सकता है √3, फिर ये हो जाएगा y इक्वल टू -1/√3x प्लस 1/√3। ठीक है, यानी कि क्या वैल्यू आ गया, y इक्वल टू -1/√3x प्लस 1/√3। कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था तो m2x प्लस c2, क्योंकि दो अलग अलग लाइन है इसलिए m1 m2 हम ले रहे हैं, तो m2 का वैल्यू आ गया -1/√3। फिर मान लेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन, मान लेंगे कि जो है थीटा एंगल है, दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। देन tan थीटा इक्वल टू होता है, देन tan थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये है एक फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूला पे यदि हम रखते हैं तो फिलहाल आप यहाँ तक लिख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू m2 का वैल्यू है -1/√3 माइनस m1 का वैल्यू है -√3। अब देखिए m1 का वैल्यू -√3 यहाँ पे रखेंगे, है ना, माइनस का √3 बाई 1 प्लस m1 यानी कि -1/√3, क्योंकि m1 का वैल्यू एक मिनट m1 का वैल्यू है m1 का वैल्यू है -√3, है ना, m1 का वैल्यू क्या है -√3 है, m1 m2 और m2 का वैल्यू है -1/√3। ठीक है, तो यहाँ से अगला स्टेप होता है, क्या होता है जरा देखिए, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं -1/√3, अगर हम -1/√3 माइनस प्लस √3 बाई 1 माइनस हो जाएगा प्लस √3 इंटू 1/√3, तो ऊपर एलसीएम लेंगे √3, तो -1 प्लस √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये कट जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, -1 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 बाई √3 बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इधर अगर मिटाते हैं तो क्या बनता है, तो ये चीज़ होता है आपका -1 + 3 हो जाएगा 2/√3 2/√3/2। तो इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो 2/√3। देखिए ये है मेन बटा, अगर देखा जाए तो मेन बटा ये है, ठीक है, ये है मेन बटा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि इंटू 2, और ये कैंसिल, यानी कि आ गया 1/√3 किसका वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू। अब tan कितना में 1/√3 देता है, tan 30 डिग्री में देता है, tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हैंस इसके बाद लिखिए हैंस द एंगल बिटवीन द लाइन इज 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स के आपके इक्वेशन पूछा है,
एलिप्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ 20, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है 20 और फोकी दिया हुआ है 0, ±5। फोकी क्या दिया हुआ 0, फोकाई है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये दिया हुआ मेजर एक्सिस ये दिया हुआ है 20 और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, ठीक है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि 2a इक्वल टू हो गया 20, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। फोकाई दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है ये आपका 0, ±5 यानी कि यहाँ से आप c का वैल्यू 5 निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पूछा गया है कि आप हमें ये बताइए कि इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन के लिए आपको a और b का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है a b c के बीच का रिलेशन, उसके बारे भी देखते हैं। देखिए फोकाई दिया हुआ 5, तो सिंस क्या होता है अगर रिलेशन फाइंड करेंगे तो a² इक्वल टू होता है b² प्लस c², ठीक है। रिलेशन इलिप्स में a² इक्वल टू क्या होता है b² प्लस c², तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा ना ऐसे a² माइनस c² इक्वल टू b², ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि होता है b² इक्वल टू क्या होता है, b² इक्वल होता है a² माइनस c², और a² का जो वैल्यू है ये a² का वैल्यू है 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस c² यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस ये हो जाएगा 25 यानी कि आ जाएगा 75। किसका वैल्यू b² का वैल्यू, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा √75। लेकिन आप कहेंगे प्लस माइनस नहीं दिए हैं, देखिए b एक लेंथ है तो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सिंस द फोकाई लाई ऑन, ये फोकाई कहाँ पे लाई है, ये फोकाई लाई है y एक्सिस पे। कौन सा एक्सिस पे, y एक्सिस पे लाई है, लाई ऑन y एक्सिस। देयरफॉर इट इज ए वर्टिकल इलिप्स। ये कैसा इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से नाउ इक्वेशन इज क्या होगा, इलिप्स का जो इक्वेशन होगा वर्टिकल के क्या होता है x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1, और a जो है ये ग्रेटर होता है b से, ठीक है। वर्टिकल इलिप्स का एक फॉर्मूला क्या होता है x² बाई b² बाई b² प्लस y² बाई a², याद रखिएगा x² बाई b² प्लस y² बाई a²। अब देखिए सारा वैल्यू को रख देंगे, x² बाई b² का वैल्यू है √75 का स्क्वायर प्लस y² बाई a² का वैल्यू हो जाएगा a का वैल्यू 10 यानी कि 10 का स्क्वायर, ये इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से हम हमारा जो आंसर आता है वो आएगा x² बाई 75 प्लस y² बाई, देखिए स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करता है ना, तो 75 बचेगा और ये तो रूट है नहीं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि कोलिनियर प्रूव करना है कि शो दैट द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर। मान लेंगे कि ये तो तीनों पॉइंट से ए बी सी है। लेट ए -2 3 5 b 1 2 3 and c 7 0 -1 be the given points। ये जो है गिवन पॉइंट्स है, ये आपको कोलिनियर प्रूव करना है। यानी कि आपको प्रूव करना है कि ये जो है ये संरेखीय है। तो कोलिनियर कैसे प्रूव किया जाता है, हम पहले ये ए बी निकालेंगे, फिर ये बी सी निकालेंगे, और अगर ये ए सी की इक्वल आएगा तो वो कोलिनियर है। जरूर नहीं कि ए बी बी सी ए सी आए, यानी कि कोई दो पॉइंट का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम ए बी बी सी ए सी लिखे, हो सकता है ये अगर ए बीच में आ जाए तो ये फिगर के अकॉर्डिंग बताएं, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। यानी कि आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई दो का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ए बी निकालिए।
फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AB, यानी कि इसमें इसको घटाएंगे तो 1 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1। देखिए AB के लिए ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2, ये सब तो पता ही है। z2 माइनस z1 यानी कि 3 माइनस 5, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 9 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि आ जाएगा √14। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम निकालेंगे BC का वैल्यू। BC का वैल्यू यदि हम निकालने जाते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 BC के लिए ये होगा x1 y1 z1, तो ये होगा x2 y2 z2। तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या होता है, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 16 यानी कि ये आ जाएगा 40 प्लस 16 यानी कि √56। यानी कि √56 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको √56 को ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 2√14 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग निकालेंगे AC का वैल्यू। AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट AC यानी कि ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट C होगा, ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2। तो इसमें ये घटाएंगे तो ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा 7 माइनस फिर माइनस यानी कि 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होता है 7 प्लस 2 9 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 36 यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 126। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं, इधर मिटाएंगे तो अब देखिए AC का वैल्यू कितना आ गया, इसको हम 14 इंटू 9 लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा √9 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3√14। तो नाउ अगर हम AB प्लस BC को यदि हम ऐड करते हैं तो AB का वैल्यू आ गया √14, BC का वैल्यू आ गया 2√14। ठीक है, तो देखिए एक √14 में 2 √14 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√14 हो जाएगा, यानी कि ये AC के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC इक्वल टू आ गया AC। और अगर ऐसा होता है यानी कि तो वो क्या होगा कॉलिनियर होगा। ठीक है, यानी कि वो एक ही लाइन पे है, ये A है, ये B है, ये C है। अब बताइए ये इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, यही है कॉन्सेप्ट कॉलिनियर का। आगे आप लिख सकते हैं हेंस द पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। ये तो लिख ही देते हैं, हेंस द पॉइंट्स
A, B एंड C आर कोलिनियर, हिंदी में कहते हैं संरेखीय, जो आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा देखिए। ए कार्ड इज सिलेक्टेड, एक कार्ड इज सिलेक्टेड, एक कार्ड को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि जो 52 पत्तों की गड्डी होती है ताश वाला, उस 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता को हम निकाल रहे हैं। तो कहता है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, यानी कि उसका क्या प्रायिकता होगा कि वो जो पत्ता होगा वो एस होगा, वो भी स्पेड वाला होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर देखा जाए तो टोटल 52 कार्ड्स आते हैं। 52 कार्ड्स में से 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्लैक होता है। 26 क्या होता है, रेड होते हैं। इसमें से ये भी 2 टाइप्स के आते हैं, रेड भी 2 टाइप्स के आते हैं। ठीक है, इसमें आता है, एक आता है हार्ट, आता है हार्ट, फिर आता है हार्ट, डायमंड आता है, डायमंड आता है, फिर क्लब आता है, फिर ये आता है स्पेड। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाता है 13 तक जाता है, मतलब ऐसे 13 को पत्ता रहता है, किंग क्वीन ये सब। ठीक है, वैसे यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है। लेकिन आपको बोला गया है कि कितने पत्ते, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, यानी कि वो जो कार्ड होगा ना वो एस होगा, यानी कि इक्का होगा, लेकिन स्पेड वाला होगा। बताइए स्पेड वाला इक्का काइट होगा, एक ही टोना होगा, ऐसे ऐसे भी 13 होगा, ऐसे ऐसे भी 13 होगा, ऐसे ऐसे भी 13 होगा, ऐसे। तो एस का इक्का काइट होगा 13 को, तो हम लिख सकते हैं लेट ए इक्वल टू द इवेंट दैट the drawn card is an ace of spade। देखिए एस 4 गो होता है, क्लब एगो होता है, स्पेड एगो होता है, हार्ट एगो होता है, डायमंड एगो होता है। लेकिन आपको बोला गया कि नहीं, वो जो एस होगा ना स्पेड वाला होगा, तो स्पेड वाला तो एक ही गोना है। तो हम लिख सकते हैं देन एन ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, यानी कि एन ऑफ एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 52। हमें तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए पूछा है, यानी कि एस निकालने की प्रायिकता पूछा है, यानी कि ए इवन की प्रायिकता पूछा है, यानी कि पी ऑफ ए। इसका फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, यानी कि आ जाएगा 1/52। ये हो जाएगा आंसर। तो कैसा लगा क्वेश्चन समझने में, हमारा सेशन कैसा लगा? वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से हम सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि आपका इच्छा हुआ कि सेक्शन सी का भी वीडियो लाइए सर, क्योंकि हम आपके डिमांड के अनुसार हम काम करते हैं। यदि आप नहीं बोलते हैं तो नहीं करते हैं, ठीक है? तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा यदि सेक्शन सी की भी ज़रूरत है और सेट 3 की भी ज़रूरत है। तो बहुत बहुत बधाई हो, आप प्लीज़ सेक्शन बी और सेक्शन ए बहुत अच्छी तरह से क्लास लिए, आनंद आया, कैसा लगा क्लास, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, ताकि हम आपके लिए डेली नए नए वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। और हम एक जरूरी सूचना बता देना चाहते हैं, क्लास 12 का भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे वीडियो हैं, मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं, इंटरमीडिएट भी कुछ बाकी है, और वो बाकी फिर से स्टार्टिंग होगा आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।